आज से लगभग 4,500 साल पहले की एक दुनिया की कल्पना करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर इतने सुनियोजित थे कि आज के शहरों को भी टक्कर दे दें, लेकिन जिनकी भाषा, जिनकी लिखाई एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। जी हां, आज हम हड़प्पा सभ्यता की इसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी सभ्यता को समझने की हमारी ये जो यात्रा है, वो एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होती है। एक ऐसी कलाकृति जो अपने आप में एक पूरी कहानी, एक पूरा रहस्य छुपाए हुए है। ये देखिए, ये है हड़प्पा की मोहर। पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज समेटे हुए है। अब सवाल ये है कि इस पर बना ये जानवर आखिर क्या दर्शाता है? और उससे भी बड़ा सवाल, ये जो ऊपर कुछ चिन्ह खुदे हुए हैं, इनका मतलब क्या है? ये एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। मतलब हम उनके बर्तन देख सकते हैं, उनके औजार, उनके शानदार शहर देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उनकी भाषा ही नहीं समझ सकते, तो क्या हम सच में उन्हें जान पाएंगे? उनके विचार, उनकी कहानियां, उनकी मान्यताएं, सब कुछ इस न पढ़ी जा सकने वाली लिपि के पीछे कहीं खो गया है। चलिए अब इस छोटी सी मोहर से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस विशाल और संगठित दुनिया पर नजर डालते हैं जिसने इसे बनाया था। ये दुनिया वाकई हैरान कर देने वाली थी। हड़प्पा की दुनिया कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि बहुत विशाल थी। ये आज के अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, और इस बड़े से इलाके में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े और सुनियोजित शहर थे। और इन शहरों की प्लानिंग कमाल की थी। जैसे मोहनजोदड़ो को ही ले लीजिए, इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा किले जैसा इलाका था जिसे दुर्ग कहते थे, और एक बड़ा निचला इलाका जहां शायद आम लोग रहते थे। तो इन दोनों हिस्सों का काम बिल्कुल अलग अलग था। ऊंचे दुर्ग में शायद बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें होती थीं, जैसे अनाज रखने के गोदाम और विशाल स्नानागार। वहीं जो निचला शहर था, उसकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में, ठीक आज के मॉडर्न शहरों की तरह। लेकिन हड़प्पा के शहरों की जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना, वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। कमाल का था। सोचिए जरा, हर घर की अपनी एक नाली होती थी जो शहर की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये सारी की सारी नालियां ढकी हुई होती थीं। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही संश्रेष्ठ सोच थी। यहां देखिए, उनकी इंजीनियरिंग के दो सबसे शानदार उदाहरण। एक तरफ है ये विशाल स्नानागार, जिसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा, और दूसरी तरफ ये ढकी हुई नाली, जो साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर उनकी गहरी समझ को दिखाती है। तो सवाल ये है कि इन शानदार शहरों में रहता कौन था, उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब उनकी चीजों से उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो हड़प्पा के लोग खाते क्या थे? खैर, जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि उनका खाना पीना काफी अच्छा था। गेहूं, जौ, दालें और साथ ही मवेशियों, भेड़ बकरियों का मांस, और तो और मछली भी। यानी वो अपने आसपास के माहौल का पूरा इस्तेमाल करना जानते थे। अब हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही माहिर कारीगर भी थे। वो कार्नीलियन जैसे कीमती पत्थरों से इतने छोटे और खूबसूरत मनके बना लेते थे कि आज भी वैसी कारीगरी करना मुश्किल है। और उनके मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी मिलती है, वो उनकी कला का एक बेहतरीन नमूना है। बैल की ये मूर्ति हमें एक तरह से याद दिलाती है कि खेती किसानी उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, और इस खेती को बेहतर बनाने के लिए वो तांबे और कांसे जैसी धातुओं से मजबूत औजार बनाते थे। ये टेक्नोलॉजी और कला का एक शानदार संगम था। 700, जी हां, 700। ये सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिले कुओं का अनुमान है। सिर्फ एक शहर में 700 कुएं। जरा सोचिए, ये नंबर हमें ना सिर्फ उस शहर के विशाल आकार का अंदाजा देता है, बल्कि ये भी बताता है कि हर घर तक पानी पहुंचाना उनके लिए कितना जरूरी था। अब एक बात तो साफ है, हड़प्पा के लोग अपनी दुनिया में अकेले नहीं थे। वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा थे। तो हम हड़प्पा के समाज के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं? एक तरीका है ये देखना कि कौन सी चीजें कहाँ मिल रही हैं। अगर कुछ कीमती चीजें सिर्फ कुछ खास जगहों पर या बड़े घरों में ही मिलती हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज में शायद अमीर और गरीब का फर्क था। जैसे एक तरफ तो हैं ये मिट्टी के साधारण बर्तन जो लगभग हर जगह मिलते हैं, और दूसरी तरफ है ये छोटा सा बर्तन, ये फयांस का बना है। फयांस एक बहुत ही कीमती चीज थी जिसे बनाना बड़ा मुश्किल था,
और ऐसी चीजें ज्यादातर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ही मिलती हैं। ये इस बात का इशारा है कि वहां शायद एक अमीर और ताकतवर तबका रहता। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि वो इतनी दूर तक व्यापार करते थे? इसका सबूत हमें हड़प्पा में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मिला है। आज के इराक में मिली पुरानी लिखावटों में मेलुहा नाम की एक जमीन से व्यापार का जिक्र है, और ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हड़प्पा का ही इलाका था। और ये देखिए इसका सबसे पक्का सबूत। मेसोपोटामिया में मिली एक मुहर पर ठीक वैसा ही कुबड़ वाला बैल बना है जैसा हड़प्पा की मुहरों पर मिलता है। ये तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है, जो दो महान सभ्यताओं के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है, और हड़प्पा की कहानी का अंत ही शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य है। तो हुआ यूं कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। जो चीजें हड़प्पा की पहचान थीं, उनकी लिपि, उनकी मोहरें, उनका व्यापार, उनके बाट, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगीं। और महज 100 साल के अंदर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर वीरान हो गए। तो आखिर हुआ क्या था? क्या मौसम बदल गया, कोई भयंकर बाढ़ आई, या फिर जिन नदियों के सहारे ये सभ्यता फल फूल रही थी वो सूख गईं? सच तो ये है कि हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इन सब चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। और आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी रहस्य पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उनकी लिखाई। ये धोलावीरा में मिला एक साइन बोर्ड है। ये अब तक मिला सबसे लंबा हड़प्पाई लेख है। लेकिन इस पर बने इन 10 चिन्हों का मतलब क्या है? क्या ये किसी का नाम है, कोई चेतावनी? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। हमने उनके शहर खोदकर निकाल लिए हैं, उनके टूटे बर्तनों को जोड़ लिया है, लेकिन उनके शब्दों के बिना हम सिर्फ उनकी एक परछाई ही देख सकते हैं, उन्हें नहीं। जब तक हम उनकी भाषा को पढ़ नहीं लेते, तब तक हड़प्पा सभ्यता की असली कहानी